हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़। ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी सीजीएल, जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन हो जाएं, जेके पीएससी के एग्जामिनेशन हो जाएं, यूपीएससी, आरआरबी, तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हो रही है। लास्ट एक क्लास आपके पास की हुई है, जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वो क्लास आप देखिए, फिर आज की क्लास में आइए। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर, साथ साथ आप दो जो है आंसर दिया कीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप कंसेप्ट सीखे जाएं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास किस तरह से है। द डैश बैलेंस इज सम बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज, ट्रेड, सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कौन सा बैलेंस, क्या आपके पास करंट अकाउंट बैलेंस आएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आएगा, सेविंग अकाउंट बैलेंस आएगा, या आपके पास एसेट अकाउंट बैलेंस आएगा। बेसिकली ये वो वाला सम बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज, ट्रेड, सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर जो रिसीव होता है, जो हासिल करता है कोई भी देश, कोई भी कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसे आप क्या कहेंगे। चलिए, ये सीरीज आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एसएससी के हो जाएं, जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन हो गया, आरआरबी के, जैसे एनटीपीसी का हो गया, आपके पास जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन हो जाए, जेके पीएससी के एग्जामिनेशन हो जाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। बेसिकली उसे आप क्या कहेंगे, नन अदर देन करंट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट में ही हम पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट जो है यही रिकॉर्ड रखते हैं आपके पास जो ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी देश के विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी, बताइए जी, द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड इट इज प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड डैश फंक्शन। उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे। जो साथी हमारे से पहले से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स से सारे कंसेप्ट उन्होंने पढ़े हैं, ये आपके पास इस तरह से कुछ बनता है आपके पास, ठीक है जी। डिमांड, प्राइस, तो इसे आप क्या कहेंगे, उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, नथिंग बट द डिमांड फंक्शन। और डिमांड फंक्शन आपके पास हमेशा क्या आती है इन जनरल, अगर आपके पास जनरल गुड्स की बात करेंगे तो आपके पास नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट, ठीक है जी, ये लिस्ट मानिए आप, गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप हमें बताइए कि जो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस लिस्ट में है। क्योंकि आपको पता है 7th शेड्यूल में आपके पास जनरली आपके पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये देखने को मिलते हैं। तो आपने बताना है कि आरबीआई जो है किस लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। चलिए, जो 7th शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 इसमें हम बात करते हैं। आर्टिकल भी याद रखा कीजिए सर, बेहतर तरीके से कंसेप्ट को पढ़ा। यूनियन लिस्ट, जनरली आपके पास यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स देखने को मिलते हैं, 97 के करीब आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो लगभग आपके पास 66 आइटम्स देखने को मिलते हैं। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 47 आइटम्स देखने को मिलते हैं। इसी संबंध में आपको पता है कि जो आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह आपने यूनियन लिस्ट में रखी हुई है। इसके साथ साथ बाकी बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे आपके पास डिफेंस का मसला हो गया, एटॉमिक एनर्जी का मसला हो गया, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रेलवे, एयरवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, पब्लिक डेबिट ऑफ यूनियन, ये सारे कंसेप्ट आपको कहाँ मिलते हैं सर, ये आपके पास यूनियन लिस्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब बात आएगी आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपके पास यूनियन लिस्ट में मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल मतलब आर्टिकल नंबर 246 की बात हो रही है, ठीक है। इसी के माध्यम से हमें बहुत सारे यूनियन लिस्ट मिलती है, स्टेट लिस्ट मिलती है और कंकरेंट लिस्ट मिलती है। चलिए जी, क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन आपको पावर देगा यूनियन पार्लियामेंट को, ये अधिकार देगा, उसको ये पावर देगा ताकि वो लॉज बना सके, कानून बना सके उन मैटर्स पर जो आपके पास स्टेट लिस्ट में मौजूद हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को भी अधिकार मिल जाएंगे कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पर ये कानून बना सकता है। ये कौन इसको अधिकार देगा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देगा, या राज्यसभा देगा, बताइए जी, ठीक है जी। अगर आपने बेहतर तरीके से कंसेप्ट पढ़े हैं तो आर्टिकल नंबर 249 में ये बात होती है, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 249 जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है ये हमें बताता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राज्यसभा पास करती है कोई भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में विद 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है जी, जो वोटर्स वहाँ मौजूद हैं, एलिजिबल हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास किया जाता है। डिक्लेयरिंग द सब्जेक्ट टू हैव द नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर वो सब्जेक्ट रखते हैं जो आपके स्टेट सब्जेक्ट में चाहे हों लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो पार्लियामेंट को ये हक दिया गया है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ लॉज जो है वो बना सकती है। तो किसकी मदद से, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर।
तो राज्यसभा जो है वो आपके यूनियन पार्लियामेंट को पावर देती है। तो इसके लिए आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल नंबर 249 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप याद रखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन, लास्ट क्लास में चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में बात हुई थी, लैंड के बारे में बात हुई थी। आपने बताना है जो कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन किए गए हैं चोला इंस्क्रिप्शन में से, डैश वाज नोन एज लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणास पीजेंट प्रॉपर्टर्स। तो नॉन ब्राह्मणा के लिए जो लैंड आपको देखने को मिलती है उसे आप क्या कहते थे, चोला इंस्क्रिप्शन में बात हो रही है। ऑप्शन ए विलंगोलाई, ऑप्शन बी आपके पास ब्रह्मादेवा, ऑप्शन सी शाला बोगा एंड ऑप्शन डी देवदाना। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जब हमने पढ़ा था कि जो आपके पास चोला इंस्क्रिप्शन में वो लैंड जो गिफ्ट की जा रही है मंदिर्स के लिए, टेम्पल्स के लिए, वो हमने देवदाना के लिए पढ़ लिया। जो ब्राह्मण्स के लिए होती है लैंड, जो लैंड ब्राह्मण लोगों के लिए गिफ्ट की जाती थी उसे आप ब्रह्मदिया कहते थे। जो आपके पास शाला बोगा है, शाला बोगा आप स्कूल के लिए SCHO स्कूल याद रखते हैं, शाला से आप स्कूल याद रख दीजिए। जो स्कूल के लिए विद्यालय जो आपके पास आ रहे हैं, धर्मशाला आ रहे हैं, उनके लिए जो आपके पास लैंड गिफ्ट की जा रही थी चोला इंस्क्रिप्शन में उसे आप शोला बागा कहते थे। वाइल वो लैंड जो आपके पास नॉन ब्राह्मणास के लिए थी उसे आप विलुवंगाई कहते थे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। शेर खान सूरी का नाम तो आपने बेहतर तरीके से सुना है सर, कि उसने किसको हराया था और मजबूर कर दिया था चौसा की जंग में, आपके पास कनौज की जंग में उसको मजबूर कर दिया था कि वो ईरान भाग जाएं। क्या औरंगजेब को हराया था, हुमायूं को हराया था, मोहम्मद आजम शाह को हराया था, या आपके पास बाबर शाह फौज को हराया था? ठीक है जी। कोई दोस्त सर पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, सर ये क्वेश्चन हमें किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको बताते चलें ये क्वेश्चन आपके पास पर्टिकुलरली अगर आप किसी सिंपल एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो जनरली इन ओवरव्यू अगर हम आपको जनरल में दें तो आपके पास SSC के जो CGL का एग्जामिनेशन है उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे हैं कि आपके उन एग्जाम में पूछे जाते हैं। RRB के एग्जामिनेशन में सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JK SSB के अलग अलग एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, और JK PSC सर JK PSC यकीन मानिए आपके पास जिसे आप KS पर्टिकुलर बोलते हैं, KS के अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है आए दिन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हुमायूं। ठीक है जी, 26 जून 1539 की बात है। हुमायूं जब ये देखा कि मुश्किल हो रही है तो हुमायूं जो है वो गंगा में छलांग लगाकर वो भाग फरार हुए ईरान की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। अराउंड हाउ मच % ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ की सरफेस का कितना, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना % आपके पास पानी से कवर्ड है? 20 से 25%, 40 से 50%, 70 से 80%, या आपके पास 55 to 60%? अप्रॉक्सीमेट डेटा आपने बताना है, क्योंकि इन जनरल जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं सर, हम पढ़ते हैं कि अबाउट लगभग मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ते हैं कि 71% जो आपके पास अर्थ की सरफेस है वो कवर्ड है किसके साथ, वाटर के साथ। इसमें से भी जो 2 ओशंस हैं उनका सी का पानी जो है वो ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, बहुत कम पानी आपके पास रिवर्स में लेक्स में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 70 to 80%, मोर प्रिसाइज 71% के आसपास हम बात करते हैं। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन in which plowing is done parallel to the contours of hill slope to form a natural barrier for the water to flow down the slope is called। ठीक है जी, वो मेथड आपके सॉइल कंजर्वेशन का जिसमें आपके पास जो खोदते हैं, जो प्लोइंग का काम किया जाता है वो पैरेलल किया जाता है आपके कंटोर्स ऑफ हिल के साथ, ताकि एक नेचुरल बैरियर बनाया जाए पानी के लिए, टू फ्लो डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। उसे आप क्या कहेंगे, क्या मल्चिंग कहेंगे, कंटोर प्लोइंग कहेंगे, बैरियर्स कहेंगे, या आपके पास टेरेस फार्मिंग कहेंगे? ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग बेसिकली आपके पास एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें आप प्लो करते हैं, जिसमें आप खोदते हैं, प्लोइंग करते हैं अक्रॉस ए स्लोप फार्मिंग, इट इज एलिवेशन कंटोर लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन फीमेल द ओवरीज आर लोकेटेड डैश लोअर एब्डोमेन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। बताइए जी, in females the ovaries are located dash on each side of lower abdomen, are located dash on each side of lower abdomen। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है सर, इन फीमेल्स the ovaries are located dash, कितने ओवरीज, 1 2 3 या 4, on each side of lower abdomen, हर साइड में। तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ओवरीज आर लोकेटेड 1 on each side of lower abdomen, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, थ्रू फोटोसिंथेसिस एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एटलीस्ट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ पर कौन कैरी आउट करता है? पेट्रोफाइटिस, ब्रोयोफाइटिस, एल्गी या जिम्नोस्पर्मस? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए सर। थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एटलीस्ट कम से कम हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ को कौन कैरी आउट करता है? ठीक है जी, तो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास ऑक्सीजन में थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसको कैरी आउट करते हैं कौन? एल्गी, एनसिक्लेटेड विद इन ए केमिस्टर यूज्ड एज ए फिल्टर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है फिर शुगर में इन ए प्रोसेस, जिसे आप कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? नन अदर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्गी। क्वेश्चन 10 आपके पास आ रहा है, लोकस्ट आपके पास बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्राण, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किस फाइलम के? क्या आपके पास एनिलिडा फाइलम के आ रहे हैं, क्रोडेटा, आर्थ्रोपोडा, या आपके पास प्लेटीहेलमिंथस? बताइए सर कौन से फाइलम के ये एग्जाम्पल्स हैं? लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्राण। अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़े हैं फाइलम्स के, सबसे बड़ा फाइलम, ठीक है जी, लार्जेस्ट फाइलम जिसमें आपके पास इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे इसको, आप लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फाइलम भी कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम जिसमें आपके पास इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है विद यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म स्पीड से, टाइम से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, तब उसकी जो मोशन है हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है किससे? विद यूनिफॉर्म, क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से होना चाहिए, यूनिफॉर्म टाइम से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ताकि हम कह सकें कि जो उसकी मोशन है वो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बताइए जी, अटेम्प्ट कीजिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस तरह के सेशन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो इन जनरल हम बात करते हैं कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इंप्लाई करेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है इट्स मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ एट यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो इसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिनेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। यूनिफॉर्म की जगह पर कभी कांस्टेंट भी दिया जाए तो कांस्टेंट स्पीड भी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 इस तरह से है, द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज, जो रिफ्लेक्शन आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलती है उस रिफ्लेक्शन को आप क्या कहेंगे? वर्टिकल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, रियल इमेज या एनलार्जर इमेज? ठीक है जी, बताइए इसका आंसर, कोशिश कीजिए। देखिए इस सीरीज़ के साथ आपके बहुत सारे कंसेप्ट, हिस्ट्री का कंसेप्ट, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, साइंस का, सारे टॉपिक आपको जो है टच हो जाएंगे। तो बेहतर सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट की हुई है आपके बेहतर एग्जामिनेशन के लिए। क्या आप उसे वर्टिकल इन्वर्जन कहेंगे? जो आपके पास, देखिए जो आपके पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर आप देखेंगे तो प्लेन मिरर आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है आपको जैसे खुद है, लेकिन सिर्फ बात क्या हो जाती है, राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट में चला जाता है। मतलब आपको क्या हो जाता है सर? लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है जी, ऊपर नीचे तो नहीं होता सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर लेटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए रेंज दैट मीट्स द गिवन क्राइटेरिया। तो बहुत बेहतर तरीके से जब हमने आपके साथ जेके एसएसबी की तैयारी पिछले एग्जामिनेशन में की थी, तो कंप्यूटर के सर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा नहीं रहा है जो आपने पढ़ा ना हो, जो आपने सीखा ना हो। बताइए सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी फंक्शन आपके पास? काउंट इफ, सम काउंट, काउंट या काउंट सम? ये फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे ताकि काउंट कर सकें नंबर ऑफ सेल्स किसी रेंज में, विद इन ए रेंज जो मीट करते हैं किसी गिवन क्राइटेरिया को। तो हमने जब ये कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने जेएसए के पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, वहां ये कंसेप्ट हमने दिया था, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए दैट इज काउंट इफ। क्वेश्चन 15 बताइए सर, क्रिस्टलाइजेशन ये एक एग्जांपल है किसकी? क्या ये केमिकल चेंज की है, फिजिकल चेंज की है, आपके पास केमिकल रिएक्शन की है या गैल्वेनाइजेशन की है? बताइए मेरे दोस्त, क्रिस्टलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी इस मेथड का इस्तेमाल आप करते हैं टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए ये मेथड आप यूज़ करते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन सर ये किस तरह की चेंज है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन है या गैल्वेनाइजेशन है?
तो ये क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है सर, जो सोल्ड क्रिस्टल्स का बनना आपके किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन में, इसे आप क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन आपके पास नॉन अदर देन एक फिजिकल चेंज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 16, वेनिगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस। ठीक है जी, वेनिगर और बेकिंग सोडा अगर इन दोनों को आप मिला रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? कॉपर प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करेंगे, या मैग्नीज ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वेनिगर और बेकिंग सोडा के रिलेटेड अलग अलग एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। चाहे आप एसएससी की बात करें, वो चाहे आपके पास फिर सर 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन हो, या आपके पास CGL लेवल का एग्जामिनेशन हो। इसी तरह से अगर आप RRB की बात करेंगे तो NTPC की बात करेंगे, अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है जी, आप हमें बताएंगे कि विनेगर और बेकिंग सोडा जो है टुगेदर दोनों मिलाकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप हमें बताइए। 4 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। ये आपके पास बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3। ठीक है जी, इसको अगर आप कंबाइन करें किसके साथ? विनेगर। विनेगर का मतलब CH3COOH। इसकी रिएक्शन जब होती है तो आपके पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलता है, दूसरा आपके पास वाटर देखने को मिलता है, और सोडियम एस्टेट दैट इज CH3COONA ये देखने को मिलता है। तो गिवन ऑप्शन में से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देखने को मिल रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 17, द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज। साल्ट कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें जनरली आप सैलिनिटी के तौर पर जिसे मेजर करते हैं पार्ट्स पर 1000, वो जनरली आपके पास कितनी है? अगर आप बात करेंगे किसकी? सी की। ये सर इन सी यहाँ पर है। अगर आप समंदर के पानी की बात करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि साल्ट कंसंट्रेशन जो है समंदर के पानी में कितनी है इन जनरल? 10 से 20%, 40 से 50, 30 से 35, या 60 से 70%? सैलिनिटी ऑफ सी वाटर की बात जब करते हैं तो इन जनरली हम क्या पढ़ते हैं सर? सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जनरली आपके पास 35 पार्ट्स पर 1000 या 0.35 हम अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं इन 1000 की, यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तो हम बात करेंगे 35 पर 1000। अगर 100 में बात होती है तो सॉरी 3.5% हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं इन 100 में 3.5% या 35 पर 1000, 35 पर 1000। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 30 से 35 जिसे आप बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 लीटर अगर आप पानी का ले रहे हैं समंदर के पानी का, जिसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिलीलीटर्स हो गए, वो जब 1 लीटर पानी का लेंगे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 ग्राम्स आपको साल्ट को देखने को मिलेंगे। ये कंसेप्ट है इसका। क्वेश्चन 18 आपके स्कीम के ऊपर, डैश स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स विच हैव लेटेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। कौन सी स्कीम नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी स्कीम है जो आपको लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से? मकसद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स विच हैव लेटेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। सोयल हेल्थ कार्ड ये स्कीम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन ये वाली स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या आपके पास नेशनल रूरल अर्बन मिशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? इस स्कीम को हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं SPMRM, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। तो इसकी शुरुआत आपके पास लगभग 2016 में देखने को मिली थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, जो आपके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन है, ये एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2016। किस लिए? ताकि डिलीवर किया जा सके इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज, जो मदद करेंगे विच विल आल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करेंगे। तो SPMRM। क्वेश्चन 19, हु डिस्कवर्ड नियॉन। बताइए सर नियॉन की खोज किसने की है? ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपके पास रॉबर्ट नॉइस, ऑप्शन बी एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी आपके पास मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एंड विलियम रामसे, एंड ऑप्शन डी इज एंटोनियो डी ओलियो एंड चार्ल्स वुड। नियॉन की खोज किसने की है, यह आप हमें बताना है। इसकी डिस्कवरी थ्रू द स्टडी ऑफ लिक्विफाइड एयर। नियॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? जब सर स्टडी की जा रही थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी थ्रू द स्टडी ऑफ लिक्विफाइड एयर। तो ये खोज किसने की थी सर? 2 सेंटेंस आप याद रखते हैं। एक तो आपके पास सर विलियम रामसे आ रहे हैं जो आपके पास स्कॉटिश केमिस्ट थे, दूसरे आपके पास मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स आ रहे हैं जो आपके पास इंग्लिश केमिस्ट थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एंड विलियम रामसे। चलिए मेरे दोस्त, सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच नेशन या नेशन होस्टेड द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2019। जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसकी होस्ट किसने की थी? क्या वेस्ट इंडीज़ ने किया था इसके होस्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था, इंग्लैंड और वेल्स ने किया था, या आपके पास इंडिया और पाकिस्तान ने किया था? चलिए कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बताएंगे कि ये इसके विजेता जो हैं वो कौन थे, 2019 के वर्ल्ड कप किसने जीता था। ठीक है जी, बेहतर तरीके से। फिलहाल आप हमें बताइए यहाँ पर कि 2019 की जब बात हो रही है, ये वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? वेस्ट इंडीज़ में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड और वेल्स में, या आपके पास इंडिया और पाकिस्तान में? तो करेक्ट आंसर नन अदर देन, ठीक है जी, कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड एंड वेल्स। 30 मई से लेकर 30 मई टू 14 जुलाई 2019 ये खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड और वेल्स में। तो विजेता कौन है ये आप हमें लिख के बताएंगे। क्वेश्चन 21, बात हो रही है कि गोल गुलबाज जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ठीक है जी, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हेरिटेज, इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। गोल गुलबाज की बात करेंगे, ये आपको कहाँ मिलेगा? किंग मोहम्मद आदि शाह का ये आपके पास म्यूजियम देखने को मिलता है, सुल्तान ऑफ विजयपुर के जो थे तो उनका ये म्यूजियम है। ये क्या केरला में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में, राजस्थान में, या कर्नाटका में? तो विजयपुर ये कहाँ देखने को मिलती है जगह? ये आपके पास कर्नाटका में मौजूद है। 1626 के आसपास की काम शुरू हुआ था और 1626 के आसपास का काम शुरू हुआ था, 1656 में कंप्लीट हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी जगह अगर आपसे पूछा जाए तो वो जगह याद रखेंगे, विजयपुर। क्वेश्चन 22, विच आर फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। बताइए सर, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में कौन सा है जो दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए किसी भी फील्ड में, इंक्लूडिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स? तो सबसे बड़ा तो आपने लास्ट क्लास में हमारे साथ पढ़ लिया था, जिसका हमने भारत रत्न का नाम दिया था। सेकंड लार्जेस्ट की बात जब आएगी तो वो क्या है? क्या पद्म विभूषण आ रहा है, पद्म भूषण आ रहा है, परमवीर चक्र आ रहा है, या आपके पास भारत रत्न आ रहा है? सेकंड लार्जेस्ट की बात जब होगी तो इसकी शुरुआत भी आपके पास 2 जनवरी 1954 में पद्म भूषण। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये पद्म भूषण की बात कर रहे हैं। पद्म भूषण आपके पास थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड पद्म भूषण जो आपके पास ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है वो थर्ड हाईएस्ट है। उसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। लेकिन अगर आप बात करेंगे सेकंड की तो सेकंड में आपके पास पद्म विभूषण, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन अप्रैल 2017, अप्रैल 2017 में आपने बताना है हु हैज़ बीन मेड यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस किसे बनाया गया है 2017 में? स्कॉट केली, मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है लैंग, या आपके पास लियोनार्डो डी कैपेरियो। यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस 2017 में किसे बनाया गया है? बताइए जी। नन अदर देन, ठीक है जी, चिल्ड्रन राइट एक्टिविस्ट एंड नोबेल प्राइज विजेता जो हैं वो कौन? मलाला यूसुफ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। किस देश से ये बिलोंग करते हैं ये हमें आप लिख के बताइए। क्वेश्चन 24, विच आर फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, जो आपके पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो बेहतर तरीके से आपके साथ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक, सारे के सारे आसियान हो गए, सार्क हो गए, सब के सब हमने आपको याद कराए हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। हर एक एग्जामिनेशन में इन पर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सारे की बात करेंगे, इनमें कौन कौन देश हैं? सारे में कौन कौन देश आते हैं सर? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्या म्यांमार इसमें आता है सर? म्यांमार इसमें नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, एक बार फिर से याद रखिए कौन कौन से देश में मौजूद हैं। अफगानिस्तान, इसमें आपके पास अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताइए। ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए सर। हैव यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यस और नो? तो मेजॉरिटी आप दोस्तों ने नहीं किया है, वो तो सर हमें पता ही है। ठीक है,
तो गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आप दोस्तों के साथ लाने के लिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम पर हमारा ये आईडी है आपके पास, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।